नमस्कार दोस्तों, सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो को देखने के पहले एटलीस्ट इसके ठीक पहले वाला वीडियो आप देख लें तो समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी बातों को, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी कोई नया सवाल आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ, पहला काम आपका ये होगा कि वीडियो को पॉज करें, सवाल को ठीक से पढ़ें, खुद से प्रयास करें और फिर हमारा सॉल्यूशन आप देखें। आ जाते हैं सीधे सवाल पे। कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए हमने क्या किया, ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया, एक समांतर चतुर्भुज हमने ले लिया, ठीक है। ये है हमारा ABCD। अब कहा जा रहा है कि P तथा Q BC और CD का मध्य बिंदु है। अब इसका मध्य बिंदु P है और इसका मध्य बिंदु क्या है, Q है। और फिर इन दोनों को मिलाया गया, हमने मिला दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पूरे क्वाड्रिलेटरल यानी पूरे पैरेललोग्राम के साथ क्या इनका अनुपात होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात हमने आपसे कई बार कहा है किसी ट्रायंगल में अभी हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर मिड पॉइंट को आप मिला देते हैं दो भुजाओं के मिड पॉइंट को, तो ये जो है इसका क्षेत्रफल पूरे ट्रायंगल का 1/4 होता है। कई दफ़ा हमने आपसे कहा है, रीज़न ये है कि छोटा वाला जो ट्रायंगल है और मेन जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, दोनों सिमिलर हो जाता है। सिमिलर होने के कारण जिस अनुपात में इनका भुजा होगा यानी छोटे वाले का, ये 1:1 है ना, तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा 2, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड 1, बड़े वाले का संगत भुजा 2। तो अगर इनके साइड का अनुपात है 1:2 तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:4। यानी ये जो है 1/4 है किसका, पूरे ट्रायंगल का, इस बड़े वाले ट्रायंगल का। अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि DB को मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है DBC। DBC जब हम मिलाते हैं, ये विकर्ण है, विकर्ण पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर ABD का क्षेत्रफल x है तो DBC का भी क्षेत्रफल क्या होगा, x ही होगा, बराबर होगा। और ये जो ट्रायंगल है हमारा PCQ, इसका 4 गुना होगा DBC। DBC कितना होगा, 4 गुना, यानी PCQ अगर 1 है तो DBC कितना होगा, 4। और फिर आपका ABC भी क्या हो जाएगा, 4। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा बंधु, दोनों को ऐड कर देंगे यानी 8। तो PCQ और पूरा यानी ABCD इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:8। यानी C नंबर ऑप्शन आपका सही है। दूसरा सहज तरीका जो है इसका, मान लो कि अगर ये सब आप नहीं सोच पाए वहाँ पर एग्ज़ाम में, हालांकि सोचना चाहिए, कोई कठिनाई इसमें नहीं होनी चाहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपका ज़्यादा एग्ज़ाम में यूजफुल होता है। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक समांतर चतुर्भुज मतलब कैसा भी समांतर चतुर्भुज होगा तो ये अनुपात समान ही रहेगा, तभी तो सवाल पूछा गया है। तो कैसा भी में तो वर्ग भी आता है, तो क्यों ना हम एक वर्ग ले लें। एक वर्ग लेकर के आप सवाल को बना लीजिए। जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर का नाम हमने क्या दिया, A B C और D, और इसके मिड पॉइंट को हमने मिला दिया। अब देखिए AB को हम मान लेते हैं 10, तो यहाँ PC और QC ये कितना कितना हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा दोनों आपका, यानी ये भी 5 और ये भी 5। इस तरह से आपका ये जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल लीजिएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ चूंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आप जानते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा बंधु, 10 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो 25 400 2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा, अनुपात क्या होगा, 1:8। यानी C नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा सवाल आपके सामने है बंधु, ठीक है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए और देखिए सवाल में जो कहा गया है, कहा गया कि एक समांतर चतुर्भुज आप बना लीजिए। तो ठीक है, हमने बना लिया। ये है A B C और D।
अब कहा जा रहा है आपसे कि P तथा Q ए बी, यानी ए बी ये है तो ए बी का मिड पॉइंट P है और DC का मिड पॉइंट क्या है, Q है। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है आपसे APD, चलिए PD को हमने मिला दिया तो APD एक ट्रायंगल बन गया, और D, P, B और Q इसे भी हमने मिला दिया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इन तीनों का आपको जो एरिया है उसका रेशियो पूछा गया है। ठीक है, देखिए आप सीधा सा काम क्या कीजिए इस सवाल को बनाने में, इसे ऐसे मिला दीजिए, ऐसे। दूसरा जो सवाल है आपके सामने, आप इसे पढ़ लीजिए ठीक से, वीडियो को पॉज करके, और फिर देखिए कहा गया है सवाल में कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, चलिए ABC और D। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि दो मिड पॉइंट है AB और CD का, इसका मिड पॉइंट है P और इसका मिड पॉइंट है Q। फिर APD, दैट मीन्स PD को हमें मिलाना होगा और BQ को भी हमें मिलाना होगा, हमने मिला दिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया इस समांतर चतुर्भुज का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का अनुपात पूछा गया है। सिंपली आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई समांतर चतुर्भुज और कोई ट्रायंगल का यदि आधार और हाइट दोनों समान हो तो ट्रायंगल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। दैट मीन्स AP और BP तो हमारा समान है ही, तो पैरेललोग्राम DPB और ट्रायंगल DAP दोनों का आधार बराबर है। इवन ट्रायंगल QCB का भी आधार उतना ही है जितना इसका और इसका है ना, और हाइट भी तीनों का समान होगा, तो डेफिनेटली इस क्वाड्रिलेटरल का ये और ये आधा आधा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 1 है तो इसका डबल ये 2 होगा और इसके बराबर ही ये होगा, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप क्या करें कि इस डायगोनल को मिला दें ऐसे। ठीक है, अब देखिए किसी भी समांतर चतुर्भुज में हम बता रहे हैं आपको कि अगर इसके और इसके मध्य बिंदु को आप मिला दीजिएगा ना तो ये लाइन अपने आप इसका पैरेलल और इसका भी पैरेलल हो जाएगा, यदि मध्य बिंदु को मिलाएंगे तब। ठीक है, जैसे ट्रायंगल में होता था वैसे यहाँ भी होगा। तो QP और AD क्या हो गया, पैरेलल हो गया। AP और QD क्या हो गया, पहले ही से पैरेलल है। दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम हो गया जिसका कि विकर्ण है DP अगर विकर्ण है तो APD और DPQ का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी अगर इसका A तो इसका भी A। अब पैरेललोग्राम DPBQ में अगर ये A है तो ये भी A होगा। अब पैरेललोग्राम QPBC में ये A है तो ये भी A होगा। ठीक है, दैट मीन्स जो ट्रायंगल पहले आपसे कहा गया है उसका क्षेत्रफल A, जो क्वाड्रिलेटरल कहा गया है उसका क्षेत्रफल आपको A + A यानी 2A, और इसका क्षेत्रफल फिर आपका क्या हो जाएगा A। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा 1:2:1। अगला सवाल, 1 मिनट, ये सवाल नंबर 3 है, गलती से 5 लिख दिया गया है। अगला सवाल जो है ABCD एक आपका समांतर चतुर्भुज दिया गया है और NBC NDC इन दोनों का अगर हम नाम x और y दें तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी x और y का अनुपात क्या हो गया होगा, सवाल में ये पूछा गया है। सबसे पहली बात हम आपको बता दें इस सवाल को डील करने के पहले कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर ये हमारा विकर्ण है बंधु, तो इस विकर्ण पर जो अपोजिट वाला वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स से अगर आप लंब डालिएगा, जैसे यहाँ से हमने लंब डाला
और यहाँ से लंब डालने पर यहाँ गिरेगा। ठीक है, तो जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे ये H1 और H2 समान होगा। समान होने के पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला और ऊपर वाला, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। डायगोनल दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समांतर चतुर्भुज को बांट देता है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हम दो त्रिभुज लेते हैं, देखिए जब दो हम सर्वांगसम त्रिभुज लेंगे तो जो संगत वाला वर्टेक्स है उससे सामने वाले साइड पर गिराया गया जो लंब होगा उसका लंबाई क्या होगा? समान हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम है यानी आधार और आधार दोनों का समान, और क्षेत्रफल भी समान, तो हाइट भी समान हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है और आधार भी समान है, तो हाइट भी समान होगा ना। अब इसमें आ जाइए, इसमें अगर आपको DNC का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? 1/2 इंटू NC यानी आधार इंटू हाइट यानी D से NC पर डाला गया लंब, NC या AC कहिए। हो सकता है कि इस तरफ लंब ना पड़े तो इस तरफ लंब डालना पड़ेगा, लेकिन लंब तो वही रहेगा। और अगर इस ट्रायंगल यानी X का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? B से परपेंडिकुलर डालेंगे, किस चीज़ पर? NC पर। ठीक है, तो D से NC यानी AC पर डाला गया लंब और B से NC यानी AC पर डाला गया लंब दोनों क्या होगा? समान होगा। जब समान होगा तो दोनों का बेस तो पहले ही NC है, ट्रायंगल X और ट्रायंगल Y का बेस समान है, हाइट भी समान हो गया, यानी क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। दैट मीन्स हमारा आंसर ये होगा। अब इस सवाल में समझ लीजिएगा इस बात को कि कभी भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए कि समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट को अपोजिट वाले वर्टेक्स से मिलाया गया, तो इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाले ट्रायंगल के बराबर होगा और ये वाला ट्रायंगल जो है ये वाले ट्रायंगल के बराबर होगा। तो कई बार सवाल में आपको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा 10 और इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप आराम से बता दीजिएगा। इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया पूछा जाएगा, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। आ जाइए अगले सवाल में आते हैं। 4 नंबर सवाल देख लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, खुद से पहले प्रयास कर लेना। यहाँ तो खैर सिंपल सा लिखा हुआ है, फिर ये 2 लाइन जो हमने लिखा है इसको इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट भी कर दिया है और ये आपका सवाल हो गया। PM AB और PN का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। 3 चीज़ों का वैल्यू आपको दिया गया है, AD का वैल्यू पूछा गया है। पॉज करके सवाल को पढ़ लीजिएगा, फिर देखिएगा सॉल्यूशन अपना। जैसा कि सवाल में कहा गया है बंधु, ये मार्कर कहाँ गया? सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। आप चाहें तो रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहा गया है कि दोनों आपका साइड जो है वो कंफर्म नहीं है कि समान होगा या डिफरेंट होगा, तो आप स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। साइड के बारे में आपको नहीं बताया गया है और सवाल को देख के लग रहा है कि साइड अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक साइड हमारा 12 है तो 12 तो ऑप्शन में है भी नहीं, दैट मीन्स ये स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है, ना ही रोम्बस हो सकता है। जब भी होगा तो या तो जनरल फॉर्मेट का पैरेललोग्राम होगा जिसका दोनों साइड डिफरेंट है, या फिर रेक्टेंगल भी आप लेके सवाल को चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। कहा गया है सवाल में आपका ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें AC विकर्ण है। अब AC पर एक बिंदु है P। चलिए AC पर कहीं एक आर्बिट्रेरी हम पॉइंट ले लिए हैं, इसे हमने क्या कह दिया? P। फिर कहा जा रहा है कि P से AB पर डाला गया लंब PN। अच्छा, यानी ये पॉइंट हमारा N है और फिर यहाँ से एक लंब डाला गया। देखिए इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब हमने डाल दिया और ये पॉइंट हमारा क्या है बंधु? M है। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि
PN की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, PN की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, PM की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, AB की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो फिर AD की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, सवाल थोड़ा सा असंगत टाइप का इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर ये 8 है तो फिर ये 8 से ज़्यादा होना चाहिए। 8 तो नहीं होगा, लेकिन जब सवाल में दे दिया है तो चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, ये AB का लंबाई आपको, अच्छा AB का लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, AB का लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को बनाना है, पहले आप खुद से प्रयास, अभी भी अगर आपसे नहीं बना है तो प्रयास कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं कि 3 नंबर जो सवाल हमने बताया था उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल है। अभी भी अगर आप बना सकते हैं तो सवाल को बना लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं कि P को B से ऐसे मिला देते हैं और फिर P को हम, इसका B का अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है? D, तो P को हम D से भी मिला देते हैं। अब अभी हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि इस कंडीशन में APB और APD का क्षेत्रफल बराबर होगा, समान होगा। अगर APB और APD का क्षेत्रफल समान होगा, क्यों समान होगा ये भी हमने आपको बताया था। तो जब दो ट्रायंगल का क्षेत्रफल समान है, दोनों ट्रायंगल का स्ट्रक्चर मान लो अलग अलग है, एरिया अगर समान है, तो जिस रेशियो में उनका बेस है उसके विपरीत रेशियो में हाइट होगा। तो हाइट का रेशियो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इनके हाइट का रेशियो क्या है? 4 और 5। इस ट्रायंगल का हाइट अगर 4 है तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या है? 5 है। तो फिर बेस का रेशियो क्या होगा? 5 से 4, यानी इनका बेस अगर 5 यूनिट होगा तो इनका बेस आपका 4 यूनिट होगा। अब 4 यूनिट का मान 12 दिया गया है, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, ध्यान रखना कि ज्योमेट्री में जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे आप सवालों को उतनी गति से बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ गति वैसा गति नहीं है जिसमें हड़बड़ाता है लोग। अगर बात समझ में आ रही है तो देखते ही सवाल बनेगा, समझ में नहीं आ रही है तो आप सर पीट के एग्ज़ाम में थक जाएंगे, सवाल नहीं बनेगा। देखिए, इसे जो हमने इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट किया है, इसमें सिर्फ इसे हमने ट्रांसलेट नहीं किया है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले लीजिएगा जो इंग्लिश में सवालों को पढ़ते हैं, और बाकी सारा मतलब ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है सवाल में कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले, और आपसे फिर कहा जा रहा है इसके अंदर एक बिंदु है N, मतलब कहीं भी एक बिंदु है N, तो कहीं भी हमने एक बिंदु N ले लिया। ठीक है, यह है ABCD। अब आपसे कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ANB फिर BNC ये 3 ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया गया है? ये अगर 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। ध्यान रखिएगा ये कंबाइंड अनुपात है, कंबाइंड रेशियो है। 3 4 5 क्या है? कंबाइंड रेशियो है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, मतलब अगर ये 3 यूनिट तो इसी के टर्म्स में ये 4 यूनिट और इसी के टर्म्स में ये 5 यूनिट। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि एक रेखा है जो बिंदु N से गुजर रही है और BC तथा AD को P और Q पर काटती है। यहाँ से गुजर रही है एक रेखा, और आगे ये भी कहा जा रहा है कि NP जो है वो परपेंडिकुलर टू BC है, तो हम यहाँ से सीधा हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ गिरा दिया और फिर इसी को हमने इस तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, और आपसे अब कहा जा रहा है कि NPN अनुपात NQ क्या होगा? ध्यान रखना बंधु, जब भी दो समांतर रेखा हो, अगर किसी एक पर आपने परपेंडिकुलर गिराया
तो वो रेखा आगे जा कर के दूसरी पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। सोचने वाली बात है कि जब ये समांतर रेखा है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया ना, यानी तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तो ये एंगल जितना उतना ही ये एंगल, अगर ये 90 है तो ये भी 90, अच्छा ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, मतलब ये दोनों ही पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे आप ये तो जानते हैं ना कि अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, उस कंडीशन में ये कितना बचेगा, 60 बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये भी 60 बचेगा। लेकिन जब आप 90 यहाँ लेंगे तब तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, ये सारा 90 होने के कारण लंबवत हो जाएगा। तो इस बात को आप समझिएगा सबसे पहले कि PN ही नहीं परपेंडिकुलर है CB पर, बल्कि NQ भी AD पर परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी आपका 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमने आपको बताया था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर कोई पॉइंट होता है कहीं पर भी, तो वहाँ से जो 4 ट्रायंगल बनता है तो आमने सामने वालों का योग जो होता है वो समान होता है। मतलब अगर ये दोनों मिलके 8 यूनिट हो रहा है तो इन दोनों को भी 8 यूनिट होना चाहिए, और ये अकेला 4 यूनिट है, यानी ये भी कितना होगा, 4 यूनिट, ठीक है। जब दोनों 4-4 यूनिट हो गया यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया बंधु, समान हो गया। जब क्षेत्रफल समान हो गया और बेस तो ऑलरेडी समान है ही, तो हाइट भी हमारा समान हो जाएगा, यानी अनुपात इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1:1। चूँकि NQ AD का हाइट है ना, परपेंडिकुलर है, और NP CB पर परपेंडिकुलर है, यानी NP भी हाइट हो गया इस वाले ट्रायंगल का। तो क्षेत्रफल बराबर बेस पहले ही से बराबर है, तो हाइट अपने आप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब देखिए, इस सवाल में ऐसा भी दे सकता था कि अनुपात जो यहाँ पे 4 दिया है, सवाल को थोड़ा आसान कर दिया गया। अगर ये 4 नहीं देकर के मान लो कि आपको यहाँ कुछ और दे दिया जाता, जैसे 3 दे दिया जाता, तो अगर ये 3 होता तो ये कितना हो जाता, 5 हो जाता। यानी क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया, 5 और 3। बेस समान है, क्षेत्रफल जिस अनुपात में है उसी अनुपात में हाइट हो जाएगा इस कंडीशन में। चूंकि एरिया बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये तो कांस्टेंट ही है, बेस भी कांस्टेंट है, तो जो रेशियो एरिया का रहेगा वही रेशियो हाइट का रहेगा। एरिया सीधा समानुपाती होता है हाइट का, एरिया सीधा समानुपाती होता है बेस का भी। तो इन दोनों में कोई एक कांस्टेंट हो गया तो एरिया जिस अनुपात में है उसी अनुपात में दूसरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। सवाल को पढ़ के पहले खुद से प्रयास कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। जैसा कहा गया है सवाल में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB को आगे E तक बढ़ाया गया। अच्छा, इसको आगे यहाँ E तक बढ़ाया गया। मान लो हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया जहाँ संयोग से E लिखा हुआ है, वही हमारा पॉइंट E हो गया। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि D तथा E को मिलाने वाली रेखा CB को F पर काटती है। अब FCD यानी ये वाले ट्रायंगल और पूरे पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखना, सबसे पहली बात इस चीज़ को समझना कि जो ट्रायंगल आपसे पूछा गया है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सर्वांगसम। आप कैसे इसे सिद्ध करेंगे आप बताइए, खुद से सोचिए पॉज करके, ठीक है। अगर अभी तक आपसे नहीं बना है तो देखिए, चूँकि ये रेखा यानी DC रेखा और AE रेखा समांतर है। DE एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक छेदी रेखा है, तो यदि ये अल्फा तो ये भी आपका अल्फा। अब बात समझ रहे हैं।
अच्छा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा ना भाई, क्योंकि AE और DC पैरेलल है, तो इस बार CB को हम ले लेते हैं ट्रांसवर्सल, और ये दोनों तो सम्मुख कोण है ही। दैट मीन्स समरूप तो पहली बात हो गया, ये गामा तो ये भी गामा, ठीक है। दोनों ट्रायंगल जो है ये समरूप तो हो गया, यानी सिमिलर हो गया। अब कोई एक संगत भुजा समान अगर हम सिद्ध कर दें तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए BE AB के बराबर है, तो क्या BE DC के बराबर नहीं हो जाएगा? और BE DC का संगत भी है, क्योंकि अल्फा से बीटा के बीच का भुजा है, और यहाँ भी अल्फा से बीटा के बीच का भुजा है। या कहिए कि गामा के सामने वाली भुजा है, यहाँ भी ये गामा के सामने वाली भुजा है। दैट मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो गया। अभी भी आप प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद से बनाने का, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। अच्छा, आगे देखिएगा कि जब ये लाइन और ये लाइन समांतर है बंधु, तो AB और BE का जो अनुपात होगा वही अनुपात DF और FE का होगा ना। तो AB और BE का अनुपात 1 और 1 का अनुपात है, तो DF और FE का भी अनुपात क्या होगा? 1:1, ठीक है। दैट मीन्स F जो है वो DE का भी मिड पॉइंट हो गया और B AE का मिड पॉइंट हो गया। तो हमने कई बार आपसे कहा, आज भी कई बार कहा हमने आपसे कि अगर मिड पॉइंट को मिलाइएगा तो ये होगा 1, तो पूरा कितना हो जाएगा? 4, यानी ये होता है 3, ठीक है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट माने तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला आपका 3 हो जाएगा। कौन सा 3 होगा? FBAD। अच्छा, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। दैट मीन्स ये वाला 3 और ये वाला 1, तो टोटल कितना हो गया? 4। मतलब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी हमारा D नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। बंधु, अगला जो सवाल है इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए पहले, और खुद से भी प्रयास कर लीजिएगा बनाने का। जहाँ तक बनता है वहाँ तक बनाइए और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। जैसा कि सवाल में कहा गया है आपसे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हमने एक पैरेललोग्राम इस तरह से बना लिया, ठीक है। और इनका नामकरण भी हमने कर दिया ABCD। अब AB पर P है, AB पर एक बिंदु P है, यहाँ P है और इधर कहीं Q है। अब कहा जा रहा है कि AP अनुपात PB 3:4 है। चलिए इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं ताकि PB थोड़ा बड़ा दिखे। ये है 3 और 4 का अनुपात। आप ऐसा मत कीजिएगा एग्जाम में, टाइम अनावश्यक आपका खर्च होगा। हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। सवाल ऐसे भी बन जाता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन आपका अच्छा हो, इसलिए हमने ऐसा किया। कहा जा रहा है अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट जो हमारा है, DQ और QC का अनुपात 11:3 है। थोड़ा सा Q को और हमने इधर कर दिया, ये है 11 तो ये है 3, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि PQ जो है, PQ, चलिए PQ को हम रेड कलर से मिला दे रहे हैं, वो AC को R पर काटता है। चलिए AC को हम ब्लैक कलर से मिला दे रहे हैं, AC को R पर काटता है, यानी ये पॉइंट हमारा जो है ये R है। अब कहा जा रहा है कि AR क्या होगा AC के टर्म्स में। सारा ऑप्शन में AC है, AC इंटू समथिंग, तो AR AC का कितना गुना होगा, बस यही आपसे सवाल पूछा गया है। सबसे पहली बात बंधु, यहाँ देखिए 2 अनुपात है आपका, 1 अनुपात यहाँ पर है, 1 अनुपात यहाँ पर है। जब भी 2 अनुपात आता है हम कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का बात हमेशा करते हैं। वेरिएशन आपने देखा आज के भी वीडियो में, लगभग ऐसा आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें कम्बिनेशन ऑफ रेशियो या वेरिएशन या दोनों का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। हर एक दूसरा तीसरा जो सवाल होता है उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होते रहता है। तो इन चीज़ों को आप ठीक से समझिएगा, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो को। कम्बिनेशन ऑफ रेशियो में हम क्या बताते हैं कि भाई यहाँ पर अगर किसी चीज़ का वास्तविक मान बराबर है और यहाँ पर भी, तो उस चीज़ का आनुपातिक मान आप बराबर कर दीजिए तो रेशियो आपका कंबाइन हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए AB और DC दोनों का वास्तविक मान समान होगा ना भाई, तो आनुपातिक मान यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पर कितना है 14, बस आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए।
बराबर कर देने से क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि ये 6 और ये 11 दोनों मिलके कितना हो रहा है 17। पहले आप नहीं कह सकते थे कि 3 + 11 14। अब बात समझ रहे हैं, क्योंकि उस कंडीशन में आप इस 3 को इस 11 के साथ ऐड नहीं कर सकते थे। तो इन चीज़ों को समझिएगा, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो को। तो इस तरह से हमने कंबाइन कर दिया तो ये समझ में आ गई बात कि अच्छा एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर होने में तो जरा भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने दिनों से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए देखते ही कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे? ये एंगल समान, थीटा थीटा, ये एंगल समान, दो ही एंगल तो समान करना होता है सिमिलरिटी के लिए, तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली समान हो जाता है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका और इसका जो अनुपात है वही अनुपात में रहेगा AR और RC का, मतलब AP और QC का जो अनुपात है वही अनुपात रहेगा AR और RC का, ठीक है। अगर हम कंबाइन नहीं करते तो ये आपको 3 लिखा हुआ दिखता और यहाँ पर भी 3। आप कहते कि दोनों का अनुपात 1:1 हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा, लेकिन समान होगा नहीं। ये यहाँ 3 अलग है और यहाँ का 3 अलग है, ठीक है। अमेरिका का 100 रुपये अलग, इंडिया का 100 रुपये अलग, दोनों जगह का 100 रुपये अलग अलग होगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन जब कंबाइन हम करते हैं तो दोनों ही मुद्रा को समझिए तो एक मुद्रा में ले आए। अब ये हो गया 6 और ये हो गया 3, जिसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के संगत भुजाओं का अनुपात 2:1 होगा। ये है 6, ये है 3। आप बात समझ रहे हैं ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि AR जैसे ये है अल्फा तो ये भी अल्फा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो AR का संगत RC है ना, अल्फा थीटा। तो AR जो होगा अगर 2 होगा तो RC क्या होगा? 1 होगा, मतलब AR डबल होगा RC का। तो AR 2 RC 1, तो AC कितना? 3 है ना। AR 2 AC कितना? 2 1 3। तो AR बटा AC बराबर क्या होगा बंधु? यहाँ से 2/3। तो AR बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 गुना AC। ये AC आपका इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा B नंबर ऑप्शन सही है। चीज़ों को ठीक ठीक समझिएगा, प्रयास करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। सवाल जितना भी हमने कल से लेके आज तक यानी पिछले वीडियो और इस वीडियो में लिया है सारा बेहतरीन दर्जे का सवाल था। अभी क्वाड्रिलेटरल समाप्त नहीं हुआ, इसमें बहुत कुछ बाकी है, वो सारा भी बताएंगे और सवाल भी अभी काफ़ी आपके सामने आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।